Namaste दोस्तों, happy learning to all of you. Continuing our journey ahead related to rules of funding and issuance of various kinds of bond. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं bonds issued by corporations या types of debts for corporations, मतलब कंपनीज। इससे पहले हमने देखा था कि गवर्नमेंट जब बॉन्ड इशू करती है तो उसमें क्या क्रेडिट रिस्क रहता है जो कि कम रहता है, क्या तरह का सोर्स ऑफ रीपेमेंट होता है जो कि जनरली टैक्सेबल रहता, टैक्सेस से कन्वर्ट होता है, किस तरह से टैक्स लगता है, कौन से सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं, कौन से नॉन सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं, वो सब देखा था हमने सुप्रा नेशनल क्वाजी गवर्नमेंट। इसमें हम लोग देखने वाले कि अगर हम एक कंपनी है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं डेट के लिए। तो देखिए आपके सामने तीन ब्रॉडर कैटेगरीज दिख रही है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने छोटा छोटा लिख दिया है, बड़ा इन द सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा है, बट इसमें से काफी चीजें ऐसी है जो आप ऑलरेडी अवेयर होंगे। तो अगेन मैं वही बोलूंगा कि गा रहा हूं मैं, सुन रहा है तू, आराम से सुनिए, नोट डाउन करिए। देखिए आपके सामने तीन कैटेगरीज बनाई गई है। एक है कि कंपनीज कैसे फंडिंग करेगी, पहला बैंक से लोन ले लेगी तो बैंक डेट। दूसरा क्या है, कमर्शियल पेपर मतलब सीपी, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा सीपी, वो इशू कर सकती है। और तीसरा क्या है, कंपनी बॉन्ड के थ्रू जा सकती है, तो दैट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में ऑलरेडी काफी चीजें पढ़ रखी थी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एम्बेडेड ऑप्शंस होते हैं, क्रेडिट एनहांसमेंट ऑप्शंस होते हैं, कॉल पुट, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, वारंट्स, ये सब एसोसिएट कर दिए जाते हैं। लेकिन हम कुछ और चीजें यहां पे गो थ्रू करेंगे रिलेटेड टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। आई होप आपको आइडिया आया कि वीडियो में हमारा डिस्कशन किस पे होने वाला है। बैंक डेट। बैंक डेट मतलब फंडिंग डन फ्रॉम बैंक, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आपको पता ही है जनरली उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होगा, अगर वेरिएबल होगा तो लाइबोर बेस्ड होगा या फिर कोई रेफरेंस रेट बेस्ड होगा, और फिक्स्ड होगा तो इट इज प्री डिटरमाइंड। जनरली लाइबोर बेस्ड या वेरिएबल रेट रहता है, मतलब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे हो रही है तो आपका लोन का भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होगा। अगर सिर्फ एक ही बैंक आपको फंडिंग कर रही है तो दैट इज बायलैटरल लोन। और अगर बहुत सारी बैंक्स मिलके, जैसे हम कई बार देखते हैं बड़े कॉर्पोरेट्स को सिंडिकेट लोन होता है, मतलब बहुत सारी बैंक्स मिलके कुछ फंडिंग कर रही है, 200 करोड़ किसी ने किया, 100 करोड़ किसी ने किया, 100 करोड़ किसी ने किया, 500 करोड़ किसी मेजर ने किया, ऐसे 900 करोड़ 1000 करोड़ की टोटल फंडिंग हो गई। तो मल्टीपल बैंक्स अगर कर रहे हैं तो उसको हम सिंडिकेटेड लोन बोलते हैं, और उसका अपने आप में एक सेकेंडरी मार्केट होता है, मतलब उसका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आने वाला रहता है उसको पूल बना के गवर्नमेंट नहीं, बैंक्स कई बार खुद उसको, जो हमने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में देखा था, खुद उसको बॉन्ड आगे और सेल करके उससे रिकलेक्शन दे सकती है। ये सिर्फ ध्यान में रखने के लिए है। बाकी जनरली लॉन्ग टर्म डेट के लिए कई बार जो कॉर्पोरेशंस है वो जाते हैं बैंक के पास, और सिंगल बैंक, मल्टीपल बैंक्स, उसकी बेसिस पे आपका ये डिटरमाइन हो सकता है। सो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी सिंपल। कमर्शियल पेपर मतलब कंपनी बोल रही है जो कोई भी मुझे लोन देने के लिए इच्छुक है, ये मेरा कमर्शियल पेपर खरीद लो। आज मैं 98 में इशू कर रही हूं, 6 महीने बाद 100 रुपए ले लेना मुझसे। तो बेसिकली जिसको 2 रुपए कमाने हैं इन द कमिंग 6 मंथ्स ऑन 98 रुपीज, वो कमर्शियल पेपर खरीद लेगा। इसमें जनरली कोलेटरल नहीं रहता है तो इसमें रिस्क ज्यादा रहता है, इसीलिए मोस्टली इसमें कौन सी कंपनी सक्सेसफुल हो पाती है कमर्शियल पेपर इशू करने में, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी हो। वापस से फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप की कोई कंपनी ने बोला कि हमें 500 करोड़ रुपए चाहिए अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्मिश ज्यादा होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, सीजन का टाइम आ रहा है उसके लिए, हमारे अप्रूवल्स थोड़े दूर है लेकिन हमें रेगुलर खर्चे करने हैं, ठीक है, पेमेंट्स करने हैं, तो उसके लिए जो हमारा पैसा आने वाला है वो भी 3 महीने बाद आएगा। तो 3 महीने के लिए मैंने एक डेट इशू कर दिया, 6 महीने के लिए डेट इशू कर दिया, वो होता है। तो इसमें हम पब्लिक के पास जा रहे हैं, जो लोग भी खरीदना चाह रहे हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई पॉसिबल इन्वेस्टर्स या बैंक्स, ठीक है, जो भी हमारा सीपी खरीदना चाह रही है, आ जाओ, हम उनको इस तरीके से बुलाते हैं। सो कंपनीज विथ हाई क्रेडिट वर्दीनेस issue short-term debt securities which are referred as commercial paper, that is CP.
हाई क्रेडिट वर्दीनेस वाली कंपनी शॉर्ट टर्म डेट इश्यू करती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म ये ध्यान रखना, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए हो सकता है या फिर ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए भी हो सकता है। अब ये ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है? हमारा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और बैंक से हमें सैंक्शन लेटर आ गया है, जो 20 साल का लोन है वो 1 साल बाद बैंक जो है वो हमें पेमेंट करेगी, और हमें प्रोजेक्ट आज ही शुरू कर देना है। तो हम क्या करेंगे? हम लोग ब्रिज फाइनेंसिंग ले लेंगे, मतलब 1 साल के लिए कमर्शियल पेपर इशू कर देंगे और हम बोलेंगे आओ आओ आओ, जिस किसी को मुझे 1 साल के लिए लोन देना है ये सीपी खरीद लो। लोग बोलेंगे फिर रीपे कैसे होगा? देखो सैंक्शन लेटर, मेरे को तो ऑलरेडी 1 साल बाद बैंक से फंडिंग आने वाली है, तो कंपनी क्यों जा रही है? ताकि उसका प्रोजेक्ट 1 साल भी डिले ना हो। ठीक है, ऐसी चीजों के लिए हो सकता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए हो सकता है, रेगुलर एक्सपेंसेस जो प्रीपे करने हैं और हमारे को जो पैसा हमारे क्लाइंट्स देने वाले हैं वो थोड़े टाइम बाद देंगे, उसके लिए हो सकता है। तो ये बेस है, क्योंकि ये हाई क्रेडिट वर्दीनेस वाला पार्ट रहता है और शॉर्ट टर्म नेचर है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, इसलिए इसका इंटरेस्ट कॉस्ट रिलेटिवली कम रहता है एज कंपेयर टू बैंक लोन, क्योंकि एक तो ये लॉन्ग टर्म भी हो गया है। ठीक है, हालांकि ये ज्यादा रहेगा किससे कंपैरिजन में? सॉवरेन डेट। ऑब्वियस ही बात है, उससे तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, बट बुक में दिया हुआ है तो मैंने खाली लिख दिया, क्योंकि उसका तो क्रेडिट रिस्क काफी कम होता है, इसका भी क्रेडिट वर्दीनेस कम है, क्रेडिट रिस्क कम है, क्रेडिट वर्दीनेस नहीं, सॉरी माय बैड, स्लिप ऑफ टंग। क्रेडिट रिस्क कम है इसका भी, क्योंकि शॉर्ट टर्म ही है। तो 1 साल में तो हम प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं ना यार कि कंपनी की हालत अच्छी है कि खराब है। अगर खराब है तो वैसे ही कोई कमर्शियल पेपर नहीं खरीदेगा, अच्छी होगी तो ही कंपनी कूद जाएगी। इसलिए शॉर्ट टर्म डेट हाई क्रेडिट वर्दीनेस वाली कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए जनरली जब करती है तो उसको हम लोग कमर्शियल पेपर बोलते हैं। ठीक है, ये 270 डेज, 360 डेज, 364 डेज, 90 डेज अलग अलग मैच्योरिटीज का इशू कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ होगा कि यूएस में जनरली 270 डेज या लेस का इशू करती है मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशंस, क्योंकि उसके लिए एसईसी के पास आपको रजिस्टर करवाने की बारी नहीं आती। जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कॉर्पोरेशन है वहां पे ये रजिस्ट्रेशन की बारी नहीं आती, तो इजी है। वैसे यूरोप में अलग मैच्योरिटीज का ज्यादा प्रेवलेंट है, इंडिया में अलग मैच्योरिटीज का ज्यादा प्रेवलेंट है। मेन तो कैसा रहेगा वो रहता है। अब एक और टर्म देखते हैं यहाँ पे, रोल ओवर रिस्क क्या होता है? रोल ओवर रिस्क मतलब कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने 3 महीने का एक कमर्शियल पेपर इशू किया और वो कमर्शियल पेपर वापस 90 डेज बाद, मतलब 3 मंथ्स बाद एक और नया सीपी इशू कर रही है, लेकिन जब वो सेकेंड सीपी इशू करने की बारी आ रही है तो वो इशू कर ही नहीं पाए, क्योंकि लोगों ने खरीदा ही नहीं, या ये रिस्क है कि लोग नहीं खरीदेंगे। तो द कंपनी इज नॉट एबल टू रोल ओवर इट्स एग्जिस्टिंग कमर्शियल पेपर विथ अ न्यू कमर्शियल पेपर। रोल ओवर द एग्जिस्टिंग कमर्शियल पेपर विथ अ न्यू कमर्शियल पेपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोल ओवर रिस्क। मतलब एक सीपी 90 दिन का इशू किया था, अब इसको पेमेंट करने के लिए सपोज हम सोच रहे हैं यहां से हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है जब, तो उसको हम बोलते हैं रोल ओवर रिस्क। वो 2 मेजर रीजन के कारण हो सकती है। एक तो इस दौरान कंपनी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो गई, मे बी बहुत बड़ी आग लग गई, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जो हमें पता चला कि तो फ्रॉड हुआ है। ऐसा कुछ कंपनी स्पेसिफिक इंसिडेंट जब हो जाता है तो लोग अब बोल रहे हैं अरे पहले तो खरीद लिया था हमने इसका सीपी, लेकिन अब तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो रोल ओवर रिस्क हो सकता है। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन है ओवरऑल ही कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया इकोनॉमी में कि कमर्शियल पेपर या बॉन्ड मार्केट्स या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का इशू ही थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड हो गया है या बहुत कंट्रोल इन्वायरमेंट में हो रहा है, वो हो सकता है। इसमें बेस्ट एग्जांपल है जब सब प्राइम क्राइसिस आया था यूएस में, क्योंकि तब बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड पूरा एक बहुत बड़ा बबल हो गया था, तो फिर काफी सारे कंट्रोल इन्वायरमेंट ला दिए थे, गवर्नमेंट ने काफी रूल्स बना दिए थे और कुछ टाइम पीरियड तक तो जो इशू करना है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। तो कोई कंपनी ने कर रखा है, लेकिन मीनवाइल ऐसी कुछ एक्सटर्नल सिनेरियोज में घटना हो जाए तो भी रोल ओवर रिस्क हो जाता है। तो एक इंटरनल रीजन है, एक एक्सटर्नल रीजन है ऑफ रोल ओवर रिस्क। और रोल ओवर रिस्क जब रहता है तो कंपनीज क्या करती है, एक बैकअप लाइन ऑफ क्रेडिट रखती है, मतलब कोई बैंक से बात करके रखती है कि भाई अगर ये हो जाए तो तुम हमें फंडिंग कर देना।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकअप लाइन ऑफ क्रेडिट। सिर्फ टर्म है वो मैं बता रहा हूं। वापस देखते हैं, हाई क्रेडिट वर्दीनेस, शॉर्ट टर्म डेट, इंटरेस्ट कॉस्ट लोन से जनरली कम होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए, अलग अलग मैच्योरिटीज का हो सकता है। अगर नया नहीं इश्यू कर पाएगी तो रोल ओवर रिस्क हो जाएगा, एक्सटर्नल रीजन, इंटरनल रीजन, उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लेंगे बैकअप लाइन ऑफ क्रेडिट। और जो हमारा यील्ड है वो या तो डिस्काउंट यील्ड हो सकता है या एड ऑन यील्ड हो सकता है। अब ये क्या है, सपोज 364 डेज के लिए हमने एक सीपी इशू किया है जो 2% ऑफर कर रहा है, ठीक है, 2% यील्ड, बहुत कम रख रहा हूं मैं, जनरली एडवांस इकोनॉमीज में, डेवलप इकोनॉमीज में ऐसा ही रहता है। तो डिस्काउंट यील्ड मतलब 100 डिवाइडेड बाय 1.02, तो 98.0102 आएगा। तो 98.0102 आज कंपनी मंगाएगी और बाद में कितना देगी, 100, इशूड एट अ डिस्काउंट एज कंपेयर टू फेस वैल्यू। तो रिटर्न तो अभी भी 2% ही है, बिकॉज 98.01 प्लस 2% करोगे तो यू विल रीच समवेयर अराउंड 100। और एड ऑन यील्ड क्या होता है, आज 100 मंगाएंगे और उसमें 2%, मतलब बाद में 102 देंगे। तो कोई कोई कंपनीज डिस्काउंट यील्ड होती है, उसमें अगर इशू प्राइस ढूंढना है तो 100 बाय 1.02 करेंगे, और एड ऑन यील्ड में इशू प्राइस तो 100 ही होगा, जो मेच्योरिटी है वो कितना हो जाएगा, 102, क्योंकि उसमें 2% ऐड कर रहे हैं। तो इसमें इशू प्राइस कितना हो जाएगा, समवेयर अराउंड 98.01, क्योंकि इस पे 2% ऐड करेंगे तो हम 100 पे पहुंचेंगे। तो डिस्काउंट यील्ड और एड ऑन यील्ड, ये सिर्फ दो टर्मिनोलॉजीज है जो ध्यान रखना है। अगर ऐसा दिया हुआ है फेस वैल्यू 100 है, 3% यील्ड है और डिस्काउंट यील्ड है, तो हमारा इशू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.03। और अगर एड ऑन है तो इशू 100 पे ही होगा, मेच्योरिटी हो जाएगी 103 पे। दोनों में यील्ड 3% ही है, बस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से कलेक्शन अमाउंट अलग हो जाएगा, वो दिया हुआ है। ये हमारा सेकेंड पार्ट खत्म हुआ, विच इज कमर्शियल पेपर। काफी सारे टर्म्स थे जो हम अवेयर हुए, और अब आखिरी आता है इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में हमने काफी चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई थी प्रीवियसली। रिलेटिव रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्रेडिट एनहांसमेंट्स ऑफर करने पड़ते हैं हम लोगों को, अलग अलग मैच्योरिटीज के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कैसा है, इनकी रीपेमेंट किसके ऊपर बेस्ड होगी, फर्म के जो ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगा उससे, हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो से रीपेमेंट होगा। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे। कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें और देख सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एक टर्म आया है सीरियल बॉन्ड इशू। ये समझने से पहले मैं एक बार सिंकिंग फंड प्रोविजन आपको याद कराता हूं। सिंकिंग फंड प्रोविजन क्या था कि कंपनी 5 साल के बाद कभी भी थोड़ा रीपे कर सकती है, ऐसा एक प्रोविजनिंग रख दिया था, दैट इज सिंकिंग फंड। सीरियल बॉन्ड इशू 5 साल मैंने एग्जांपल लिया, वो कुछ भी हो सकता है। सीरियल बॉन्ड इशू क्या हो रहा है, इट इज इशूड विद सेवरल मैच्योरिटी डेज, जो पहले से ही पता होगी। सिंकिंग फंड और ये दोनों में ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा रीपे होता रह रहा है, बट सिंकिंग फंड में एग्जैक्ट स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है। इसमें हमें एग्जैक्ट मैच्योरिटीज के साथ देंगे कि कौन से बॉन्ड कब मैच्योर होंगे। तो अगेन ये क्या हो रहा है, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ा देगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा रीपे कर रहे हैं तो एंड तक जाते जाते प्रिंसिपल इतना बड़ा बचा ही नहीं, तो इतनी ज्यादा अनसर्टिनिटी नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम थोड़ा थोड़ा रीपे कर देंगे तो क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी उन बॉन्ड्स की। व्हाई? बिकॉज रिस्क रिलेटिवली कम हो रहा है, क्योंकि एंड तक जाते जाते हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो छोटू हो रहा है। तो सीरियल बॉन्ड और सिंकिंग फंड में बेसिकली डिफरेंस इतना ही है कि हमारे सिंकिंग फंड प्रोविजन में ऐसी प्रोविजंस होते हैं और इसमें हमें एग्जैक्ट मैच्योरिटी डेट्स पता होगी पहले से ही। अगर सीरियल बॉन्ड इशू नहीं होता है तो टर्म मैच्योरिटी स्ट्रक्चर है, मतलब एग्जैक्ट 20 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। और ऐसा ही एक और बॉन्ड जो हम लोगों ने पहले अभी तक नहीं पढ़ा, देखो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में सिर्फ इतना नहीं है, जो चैप्टर 1 में पढ़ा था वो तो है ही, उसके साथ साथ ये पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक और टर्म आ रहा है मीडियम टर्म नोट्स। तो मीडियम टर्म दिमाग में आते ही ऐसा आएगा, मीडियम टर्म मतलब क्या, अरे सर 1 साल 2 साल के लिए जो किया होगा वो नहीं, 100 ईयर्स तक भी मीडियम टर्म नोट्स हो सकते हैं। तो मीडियम टर्म नोट सिर्फ एक टर्म है, जैसे लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट में ऐसा नहीं था कि लंदन के बेस पे ही है वो। सो मीडियम टर्म नोट्स आर अ टाइप ऑफ बॉन्ड्स जहां पे 100 ईयर्स तक की मैच्योरिटी हो सकती है। इसमें क्या होता है, हम अलग अलग मैच्योरिटीज का इशूअर जो है वो ऑफर दे देगा इन्वेस्टर को, इतने साल की मैच्योरिटी इतना यील्ड, 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 मे बी 2 इयर्स पे इतना, 3 इयर्स पे इतना, 8 इयर्स पे इतना, 15 इयर्स पे इतना, 20 इयर्स पे इतना। जनरली जितना लॉन्ग टर्म होगा यील्ड रिलेटिवली उतना हायर होगा, क्योंकि रिस्क उतना ज्यादा होता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। देखो अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी
तो रिस्क ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा होगा तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी, तो यील्ड भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। करेक्ट। तो हम इशूअर अलग अलग मैच्योरिटीज की अलग अलग यील्ड कोट कर देगा, और जो इन्वेस्टर है फिर वो जिसमें भी इंटरेस्टेड होगा वो उसको खरीद लेगा। मीडियम टर्म नोट्स बेसिकली ऐसा ही हुआ है, बाकी सारे फीचर्स इसके रेगुलर बॉन्ड की तरह ही है। बस कंफ्यूज मत हो जाना नाम से रिलेटेड कि मीडियम टर्म मतलब हमारा एकदम लॉन्ग टर्म नहीं है वो, नो, 100 इयर्स तक भी मीडियम टर्म हो सकता है। यहां पे क्या हो रहा है, हम एक साथ बहुत सारे मैच्योरिटीज के बॉन्ड्स विद डिफरेंट यील्ड्स ऑफर कर रहे हैं इन्वेस्टर को। वो लोग जिसमें इंटरेस्टेड है सब्सक्राइब कर लेंगे, तो इस कंपनी को अलग अलग तरह के बॉन्ड के लिए पैसा मिल जाएगा विद डिफरेंट मैच्योरिटीज, एंड वो अलग अलग प्रोजेक्ट से फिर कैश फ्लो कमा कमा के उसको रीपे कर सकती है। सो ये अगेन मैं क्या कर रहा हूं, मैं वापस बता रहा हूं कि जो थियोरी चैप्टर्स है पहले रीड, देन लिसन, देन अगेन रीड, देन राइट इट डाउन। ये करोगे तो आपका बहुत मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूं बार बार बिकॉज ये नई टर्मिनोलॉजीज है आपके पास। तो हमने पहले वाले वीडियो में देखा था गवर्नमेंट जब बॉन्ड इशू करेगी तो क्या होता है, इसमें था डेट इशूड बाय डिफरेंट कॉर्पोरेशंस। तो बैंक लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दोनों ही हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नीड एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटी। तो इसके लिए जो हमने चैप्टर 1 में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के प्रोविजंस देखे थे वो भी साथ साथ में ही लिख लें, सो दैट आपका पूरा टॉपिक एक साथ ही हो जाए। ये हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ विद रिस्पेक्ट टू इशुएंस एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें हमने यहां पे देखा टाइप ऑफ डेट इशूड बाय कॉर्पोरेशंस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।